हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। टारगेट 6 जुलाई का ले चल रहे हैं बीएड एग्जाम के लिए जो आपका है, जिसमें आप साइंस के प्रश्न आने ही आने। तो साइंस का हम लोग फुल पेपर हल करेंगे। विज्ञान वर्ग के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है और जो जीके जीएस में आएगा वहां से भी 2-4 प्रश्न आ सकते हैं। तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है और पूरे 50 प्रश्न होंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। पहली बार चैनल विजिट किया है, सब प्ले लिस्ट में चेक करके आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन समय आपके पास बचा हुआ है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी, शून्य होगी, शून्य व अनंत के बीच होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइएगा एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्यों पूछा गया है? जैसे समतल दर्पण आपने देखा है कि जितनी दूर आप खड़े होंगे तस्वीर आपकी समतल दर्पण में उतनी दूर ही बनेगी। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे सर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आपका क्या हो जाएगा? CFL का पूर्ण रूप बताइए। CFL क्या होता है भाई? लाइट बचाने के लिए CFL लाया गया। पहले बल्ब का उपयोग करते थे, लेकिन बल्ब में जब क्या था, वो 100 वाट का बल्ब होता था, उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा जाती थी, विद्युत खर्च होती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए CFL का प्रयोग किया गया। तो CFL का फुल फॉर्म पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप होगा, या केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप होगा, या सेंट्रली फिक्स्ड लैंप होगा, या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होगा? बताइएगा 2 का आंसर दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? आपको यह पता ही है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, वह किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, सापेक्षता की सिद्धांत के लिए, या ब्राउनी गति के लिए, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था। कब मिला था सर? 1921 में मिला था। आखिर किसके लिए मिला था? तो प्रकाश वैद्युत क्या है, वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए मिला था। क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एजी बेल, जेएल बेयर्ड। एजी बेल अर्थात अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो होते हैं टेलीफोन की खोज की थी। जेएल बेयर्ड जो है टेलीविजन की खोज करते हैं। जे परकिंस पेंसिलिन की खोज करते हैं। जेम्स वाट वास्प इंजन की खोज करते हैं। आखिर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको गलत बताना है। तो सर बताइएगा 4 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? हमने आपको बता रखा है सर, पेंसिलिन जो होता है, पेंसिलिन की हमने ट्रिक भी बताई थी, कैसे आप याद कर सकते हैं। प फ ब भ याद कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा था प फ ब, तो यहाँ पे प फ याद कर दिए, प फ। तो फ से क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जो है आपका क्या हो जाएगा? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? करते हैं फ्लेमिंग करते हैं। कौन करेंगे सर? फ्लेमिंग करेंगे। बाकी आप सब सही हो जाएगा। ये जो है जेएम परकिंस नहीं करेंगे, तो पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग करते हैं, बाकी सब सही हो जाएगा। एजी बेल आपसे पूछा जाए टेलीफोन की खोज, जे एल्ब्रेट टेलीविजन की खोज, जेम्स वाट वास्प की इंजन की खोज, और जो पेंसिलिन की खोज है वो फ्लेमिंग करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा आपका साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। केंद्र के तिरछे, पीछे की ओर, या केंद्र से दूर तिरछे, या आगे की ओर? 5 नंबर का आंसर दीजिएगा। जो साइकिल चालक होता है उसे किस गति में झुकना चाहिए? 5 का आंसर दीजिएगा। तो क्या होता है? कौन सा बल इस पर लगता है? अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए, ऐसा झुके कि उसे अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। तो कैसे झुकेगा? अर्थात केंद्र की ओर तिरछे झुकना चाहिए। कैसे झुकना चाहिए? केंद्र की ओर तिरछे झुकना चाहिए। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो आज आप करके प्लेलिस्ट में 2 दिन में वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी अपलोड है, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास अपलोड है। अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो अभी 2 दिन समय है, आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा संचरण क्या कहलाता है? ऊष्मा संचरण क्या कहलाता है? संवहन, प्रकीर्णन, विकिरण, या चालन? 6 का आंसर दीजिएगा। क्या होगा? आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवहन कहलाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 7 का आंसर दीजिएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? जो पानी के बुलबुले बनते हैं वह किसके कारण बनते हैं? पानी के बुलबुले बताइएगा किसके कारण बनते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तो बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पृष्ठ तनाव पैदा सर किसके कारण होता है? अणुओं के बीच वैद्युत बल, अणुओं के बीच गुरुत्व बल, या अणुओं के बीच आसंजक बल, या अणुओं के बीच ससंजक बल? 7 का आंसर दीजिएगा। तो अणुओं के बीच क्या हो जाएगा? ससंजक बल कार्य करता है, तो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है
वो जब वायुमंडल का दाब क्या है, क्रमशः बढ़ जाए या सहसा बढ़ जाए या क्रमशः घट जाए या सहसा कम हो जाए। भाई तूफान आने की संभावना बता दी जाती है, तो दाब क्या है, वायुमंडल का दाब कैसा होना चाहिए तब बता दी जाएगी। एट का आंसर आपको देना है। तो सर क्या है, सहसा कम हो जाता है, तब क्या है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। आपसे पूछा जाएगा वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बैरोमीटर द्वारा क्या होता है सर, वायुमंडलीय दाब का मापन होता है। बैरोमीटर द्वारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मापन होता है। और तूफान की भविष्यवाणी कब की जाएगी, जब वायुमंडलीय दाब सहसा कम हो जाए। नेक्स्ट बताइएगा, पराध्वनिक विमान एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। पराध्वनिक विमान एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। ध्वनि बूम, अनुप्रस्थ, संक्रमण तरंग या अनपराश्रव्य तरंग। 9 का आंसर दीजिएगा। तो ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। क्या हो जाएगा, ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मात्रक इसमें बताने हैं आपका क्या होगा, आवेग का मात्रक, कार्य का मात्रक, बल का मात्रक, त्वरण का मात्रक। बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो आवेग का मात्रक सबसे सरल देखिए, कार्य का मात्रक आप जानते हैं सबसे सरल है। कार्य का मात्रक बताइए, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक सर क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सर बी का 4 इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का 4 किस में होना चाहिए सर, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। अब हम जानेंगे बल का मात्रक सर क्या होता है। तो बल का मात्रक सर का क्या होगा, बल का मात्रक सर न्यूटन होता है। बल का मात्रक सर क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सी का 2 होना चाहिए। सी का 2 सर किसमें, सी का 2 इसमें नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस तरह प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 2 ही जान रहे थे, हमने 4 को कर दिया। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है सर। कार्य का मात्रक जूल होता है। त्वरण का मात्रक सर क्या हो जाएगा, अब तो हमें भी पता चल गया। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा सर मीटर सेकेंड। और आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा बताइएगा। आवेग का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। अब आपको पता लग गया सर, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर। आप यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट बताइएगा, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, जिसके नीचे उल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। तो जिसके नीचे क्या होगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, वह क्या होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट बताइएगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, पाउलसन ने, एडमंड फिशर ने, जेड जॉनसन ने या थॉमस ने। 12 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जेड जॉनसन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी क्या है भाई, जो माइक्रो होते हैं, जो देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं देखने के लिए। क्या देखने के लिए प्रयोग करते हैं, 12 का बताइएगा। जैसे छोटे वस्तु हैं या जीव हैं, उनको देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था सर, जेड जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, शुद्ध जल का जो है पीएच मान बताइएगा। जल का पीएच मान बताना है आपको, जल का पीएच मान बताना है। तो क्या होता है, जल क्या होता है, उदासीन होता है सर, उदासीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है सर। पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यहां से हम एक रक्त का पीएच मान पूछेंगे सर, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, क्योंकि रक्त भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पूछा गया शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह अध्रुवीय विलायक होते हैं, क्योंकि उत्तम विलायक है, वाष्पशील नहीं होता, स्वलित आयनित होता है। 13 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वल्प आयनित होते हैं, स्वल्प आयनित होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, क्या हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में किसको लेते हैं भाई, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है बताइएगा। 14 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि इसमें क्या होता है, फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी वाला होना चाहिए, तो बड़ी फोकस दूरी के लिए करते हैं। बड़ी फोकस दूरी वाला जो होता है कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 15 का आंसर दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी किसकी खोज किसने की थी। फोटॉन की खोज आइंस्टीन, काम्पटन प्रभाव की खोज काम्पटन, शीतलन का नियम न्यूटन, न्यूट्रॉनों की टीएच मैमन। कौन सा सुमेलित नहीं है, 15 का आंसर दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा सर, न्यूट्रॉनों की खोज जो होगा टीएच मैनन नहीं करते हैं, न्यूट्रॉनों की खोज टीएच मैनन नहीं करते हैं। तो सर न्यूट्रॉनों की खोज कौन करते हैं, 15 का आंसर बता दीजिए। न्यूट्रॉनों की खोज कौन करेंगे, तो पाउली करेंगे। कौन करेंगे सर, पाउली कहेंगे। न्यूट्रॉनों की खोज कौन करते हैं, पाउली करते हैं। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो फोटॉन की खोज आइंस्टीन, काम्पटन प्रभाव की खोज काम्पटन, शीतलन का नियम की न्यूटन, और जो है न्यूट्रॉनों की खोज पाउली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 16। आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं या नहीं जानते हैं, तो आप देखते जाइए, आपके दो चार प्रश्न तो आज ही जाएंगे क्लास से। मीथेन गैस किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, मंगल ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के, सूर्य ग्रह के, सूर्य है या जो है चंद्रमा के, बताइए मीथेन किसके वायुमंडल में होगा, सूर्य के होगा या बृहस्पति होगा, बताइएगा। 16 का आंसर दिया जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीथेन गैस जो है बृहस्पति में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आप बताइएगा, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से एक सेब छोड़ा जाए। एक अंतरिक्ष यान जो है चक्कर लगा रहा है, अगर वहां से सेब छोड़ा जाए तो वह अधिक गति से गतिमान होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। 17 का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ वह क्या है, उसी गति में गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है, बेरिलियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। 18 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो समुद्र के पानी में क्या निकलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड निकलता है, MgCl निकलता है, अर्थात क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है। पर्यावरण में किसके कारण न्यूनतम प्रदूषण होगा, कोयला के कारण, हाइड्रोजन के कारण, मिट्टी का तेल के कारण या डीजल के कारण। 19 का आंसर दीजिएगा। तो आपको हिंट दे रहे हैं कि भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है जो न्यूनतम प्रदूषण करता है। न्यूनतम प्रदूषण जो करेगा उसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, न्यूनतम प्रदूषण करता है, न्यूनतम प्रदूषण करता है। नेक्स्ट बताइएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल उत्पादन को कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं, किण्वन कहेंगे, दहन कहेंगे, अवायु श्वसन कहेंगे या वायु श्वसन कहेंगे। 20 का आंसर दीजिएगा, तो क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को, कार्बनिक यौगिकों से जो एल्कोहल का उत्पादन होगा उसे क्या कहेंगे सर, किण्वन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, प्रोटीन की पहचान की जाती है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। 21 का आंसर दीजिए। तो साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, साबुन बनाया जाता है। क्या होगा, साबुन बनाया जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 22 का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित बाल बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है। भाई न चिपकने वाली कढ़ाई में किसका प्रयोग किया जाता है, गट्टापारचा का या पीवीसी का या न्यूप्रीन का या टेफ्लॉन का। बताइएगा जो आपका 22 का आंसर है ये दीजिएगा, ये जो टेफ्लॉन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या होता है, एक कठोर पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, और जो नॉन स्टिक कढ़ाइयां होती हैं उनमें यह प्रयोग किया जाता है। न चिपकने वाली कढ़ाइयों में टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बताइएगा, धूल का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। धूल का धवल रंग जो आपका हो जाता है किसकी उपस्थिति के कारण होगा, केसीन के, दूध का धवल रंग पूछा गया है, कैरोटीन के, लैक्टोज के या एल्बुमिन के। बताइएगा 23 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो कैसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है, दूध का धवल रंग होता है। लेकिन आपसे पूछ ले दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है सर, शर्करा अगर पूछ ले तो लैक्टोज शर्करा पाई जाएगी।
सर दूध में शर्करा कौन सी पाई जाएगी, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कैरोटीन किस में मिलता है, कैरोटीन जो आपका होता है गाजर में मिलता है। कैरोटीन किस में मिलता है सर, गाजर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 24 नंबर जो है सही सुमेलित कीजिएगा, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। 24 तो जिंक सल्फाइड क्या है, फिलास्फर ऊन है, जिंक फास्फाइड चूहे का विष है, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा है और सिल्वर आयोडाइड हार्ड सिल्वर है। 24 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका गलत हो जाएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा आपका गलत होगा। जिंक सल्फाइड क्या होता है, फिलास्फर ऊन होता है, तो आपको सही। जिंक फास्फाइड क्या होता है बताइएगा, जिंक फास्फाइड क्या होगा आपका, या जो है क्या हो जाएगा, जिंक फास्फाइड आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं, कौन सा सही सुमेलित है। तो जिंक फास्फाइड क्या होता है, यह आपका चूहे का विष होता है। क्या होता है सर, जिंक फास्फाइड जो होता है चूहे का विष होता है, लेकिन जिंक सल्फाइड जो होता है फिलास्फर ऊन नहीं होता। जिंक सल्फाइड जो होता है फिलास्फर ऊन नहीं होता। तो जिंक सल्फाइड सर होता क्या है, जिंक सल्फाइड बताइएगा होता क्या है आपका, जिंक सल्फाइड आपको बताना क्या होगा। सिल्वर आयोडाइड जो होता है, सिल्वर आयोडाइड क्या कराता है, कृत्रिम वर्षा कराता है। सिल्वर आयोडाइड जो आपका होगा या क्या है, कृत्रिम वर्षा कराएगा। सिल्वर आयोडाइड जो होगा या कृत्रिम वर्षा कराता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसे हार्न सिल्वर को कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड किसे कहते हैं, हार्न सिल्वर को कहते हैं सर, हार्न सिल्वर को कहते हैं। लेकिन जिंक सल्फाइड जो होगा आपका यह क्या होगा, इसे आपको बताना है। तो यह क्या हो जाएगा, या फ्लास्फर ऊन कह सकते हैं इसे जिंक ऑक्साइड कहेंगे। जिंक ऑक्साइड जो होगा ये फ्लास्फर ऊन होगा, ये सल्फाइड नहीं होगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड होगा। जब जिंक ऑक्साइड होगा तो वह क्या होता है, यह जिंक ऑक्साइड होता है, फिलास्फर ऊन होता है। जिंक फास्फाइड सर क्या होता है, ये तो चूहे का विष होता है। सर सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, और सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होगा हार्न सिल्वर होगा। सर सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, हार्न सिल्वर होगा। अब यहाँ पे क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही था। चूहे का विष क्या होता है, जो जिंक फास्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 25, जल का स्थानांतरण क्या है, सुसंगठित या असुसंगठित, बताइएगा जल का स्थानांतरण क्या है। 25 का आंसर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल क्या होता है, स्थानांतरण जो होता है सुसंगठित या असुसंगठित दोनों प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 26 का आंसर आपकी स्क्रीन पर होगा, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयोग होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर या गैस थर्मामीटर। वह थर्मामीटर आपको बताना है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है। 26 का आंसर दीजिएगा, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है वह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बताइएगा मूत्रालयों के पास चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है, यूरिया, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। 27 का आंसर दीजिएगा, तो अमोनिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्रालयों के पास कौन सी जो है नाक में गंध का कारण होती है, अमोनिया कारण बनती है। नेक्स्ट बताइएगा कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए चारकोल प्रयुक्त किया जाता है। चारकोल प्रयुक्त किया जाता है, पशु चारकोल, नारियल चारकोल या लकड़ी चारकोल या ये सभी। 28 का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पशु चारकोल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग विहीन करने के लिए पशु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, AC दोनों। बताइएगा 129 का आंसर दीजिएगा, शहद क्या है भाई, शहद का प्रमुख घटक क्या है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा और ग्लूकोज। शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा सिलिकॉन किसका पॉलीमर होता है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर होता है, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा एल्किन सिलेन या सिलेन। 30 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो डाई एल्किन डाइक्लोरोसिलेन हो जाएगा। डाई एल्किन डाइक्लोरोसिलेन हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर दीजिएगा निम्नलिखित धातुओं में से किसका गलनांक सबसे कम है, तांबा का, पारा का, चांदी का या स्वर्ण का।
गलनांक सबसे कम किसका है सर, बता दीजिए। तो पारा का गलनांक सबसे कम होगा। क्या होगा, पारा का गलनांक कम होगा। या जो क्या होता है, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या है, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन, पारा पाया जाता है और गलनांक इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट बताइएगा, केसर होता है बीज और कलियों का, पंखुड़ियों और जड़ों का, या फूल और बीज बनाने वाले भागों का, या पत्ती और तनों का। 32 का आंसर आपकी स्क्रीन पर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। तो फूल और बीज बनाने वाले भागों का केसर होता है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है नीलहरित शैवाल, नाइट्रोलिन या एजोला। इनमें से बताइएगा कौन सा कूट आपके लिए सही होगा, बताइए। 33 का आंसर दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नीलहरित शैवाल है, एजोला है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलहरित शैवाल और एजोला जो है जैव उर्वरक के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बताइएगा, युग्मन और प्रतिकर्षण की दो अवस्थाएं हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं, उत्परिवर्तन की, व्यतिका की, या संलग्नता की, या विनिमय की। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं, यह आपको बताना है। 34 का आंसर दीजिएगा। तो यह किसकी इकाइयां हो जाएंगी, अवस्थाएं या उत्परिवर्तन की अवस्था हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें, कोई जानकारी आपको दें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पेंसिलिन किसके प्राप्त होती है, बताइएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अभी हमने बता रखा है। किसने की थी, पॉ से याद कर सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन प्राप्त किससे होती है, जीवाणु से, वायरस से, या फफूंद से, या शैवाल से। 35 का आंसर दीजिएगा सर, किससे हो जाएगा। पेंसिलिन किससे प्राप्त होगी सर, तो कवक या फफूंद से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी सर, फफूंद से प्राप्त होगी। नेक्स्ट बताइएगा, 36 का आंसर दीजिएगा। केचुए की पृष्ठीय रुधिरवाहिका में रक्त का प्रभाव जो है किस ओर होता है। केचुए की पृष्ठीय रुधिरवाहिका जो होती है उसमें रक्त का प्रभाव किस ओर होगा, अग्रगामी, पश्चगामी, पार्श्वमुखी, या अधोमुखी। बताइएगा। 36 का आंसर आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए कि कौन सा हो जाएगा, अग्रगामी होता है। क्या होता है सर, केचुए की पृष्ठीय जो होता है, केचुआ क्या होता है, केचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए को क्या कहा जाएगा, किसान का मित्र। अगर पूछ ले सर किसे कहा जाता है, तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा सर क्या गया है, केचुआ पृष्ठीय रुधिरवाहिका में रक्त का प्रभाव किस तरह में होता है, बताइएगा। 36 का आंसर हो जाएगा अग्रगामी। क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा। और केचुआ किस संघ का है, तो एनेलिडा संघ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनेलिडा संघ का हो जाएगा। केचुआ किस संघ का प्राणी है, तो एनेलिडा संघ का प्राणी हो जाएगा। और ये क्या है, रक्त प्रवाह अग्रगामी होता है। नेक्स्ट बताइएगा, 37 का आंसर दीजिएगा। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, तरल प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा, बंध प्रतिरक्षा, या उपार्जित प्रतिरक्षा। 37 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो बी लसिकाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, तरल प्रतिरक्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, हरित ग्राह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरित ग्राह प्रभाव का अर्थ क्या है, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण, वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका आंसर सही होना चाहिए, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो टमाटर होते हैं पके हुए, उनका लाल रंग किसके कारण होगा, विटामिन के कारण, हार्मोन के कारण, पर्णहरित के कारण, या कैरोटीनाइड के कारण। 39 का आंसर देना है आपका, क्या हो जाएगा, तो कैरोटीनाइड के कारण क्या हो जाएगा, टमाटर का रंग लाल हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, 40 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, बताइएगा कौन सा किसकी कारण से रोग होगा। विटामिन B1 की कमी से, फोलिक अम्ल की कमी से, विटामिन C की कमी से, या विटामिन A की कमी से। अब इसमें सबसे इजी ढूंढिए जो आपको आता हो, बताइए सबसे इजी ढूंढिए। तो सबसे इजी क्या हो जाएगा, विटामिन A की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होगा, रतौंधी होगा। इसका मतलब डी का थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड होना चाहिए। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी में भी डी का थर्ड नहीं है, इसमें जो है सी में है और ए में नहीं है।
तो अब आपका या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। लेकिन अभी हम और जानते हैं विटामिन सी की कमी से क्या होता है सर, स्कर्वी होता है। क्या होता है सर, स्कर्वी होता है। तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट कौन किसमें सही है, सी का फर्स्ट इसमें भी नहीं सही है, तो सी का फर्स्ट सर किस में हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाता है। आप एक दो क्वेश्चन अगर जानते हैं तब भी आप उत्तर इन प्रश्नों का दे करके आ सकते हैं। देखिए 40 का हमने हल कर लिया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बी का सर क्या हो जाएगा, ए का। जैसे विटामिन बी1 की कमी से क्या होगा, विटामिन बी1 की कमी से क्या होगा, अब यहां से भी आप आंसर दे सकते हैं, बेरी बेरी हो जाएगा सर, बेरी बेरी हो जाएगा। और विटामिन जो फोलिक अम्ल होता है इसकी कमी से क्या होगा, रक्ताल्पता होगा। क्या होगा, रक्ताल्पता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा 41 आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा, वृक्षों द्वारा। 41 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में जो होता है कौन सा विटामिन मिलता है सर, विटामिन डी जो होता है आपका, या सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत होता है। और इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का दृश्य भाग जो होता है प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। 41 का आंसर जो होगा आपका बैक्टीरिया द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 42 का आंसर दीजिएगा, मूलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, आक्सीनोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, एंटोमोमीटर द्वारा। 42 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो आक्सीनोमीटर द्वारा मूलीय दाब मापा जाता है। मूलीय दाब का मापन किसके द्वारा होता है, आक्सीनोमीटर द्वारा होता है। नेक्स्ट बताइएगा निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके, अंतःस्रावी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आखिर वह उसका आंसर दीजिएगा सर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर बताइए, परावटु ग्रंथि या अवटु या पीयूष या अधिवृक्क बताइएगा। 43 का आंसर दीजिएगा, तो पीयूष ग्रंथि जो आपका होगा क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप कहते हैं, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सर क्या होता है, 43 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट आप बताइएगा 44 का आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को, प्रोटीन को, वसा को या कार्बोहाइड्रेट को। 44 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को सर क्या हो जाएगा, अचल संपत्ति माना जाएगा। कोशिका में क्या माना जाएगा, अचल संपत्ति माना जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 46 का आंसर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका या अस्थि कोशिका या रुधिर कोशिका या पेशी कोशिका। 46 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा सर, बताइएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है, प्रिंटर, डिस्क। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर आपने कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी है तो कल 15 मिनट में हमने कंप्यूटर को पढ़ाया, एक क्लास और होगी उसमें कंप्यूटर हम कंप्लीट कर देंगे। कीबोर्ड क्या होता है सर, इनपुट डिवाइस होता है। सर सीपीयू क्या होता है, मुख्य भाग होता है और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। 47 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल मोबाइल कंपनी नोकिया किस मूल देश की है। जो नोकिया का नाम सुन रहे हैं सर, यह किस देश की कंपनी है, जर्मनी की, स्पेन की, फिनलैंड की या स्वीडन की, बताइएगा किस देश की यह कंपनी हो जाएगी। या तो भाई इंटरनेशनल कंपनी है, तो यह इंटरनेशनल कंपनी है तो आखिर यह किस देश की कंपनी है, तो नोकिया का नाम जो सुन रहे थे यह क्या है, फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की सर हो जाएगी, फिनलैंड की कंपनी हो जाएगी। नेक्स्ट आप बताइएगा कंप्यूटर भाषा में कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है, वैज्ञानिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य या इनमें से कोई नहीं। 49 का आंसर दीजिएगा आपका कौन हो जाएगा, तो क्या है भाई इसमें क्या होगा, कोबोल जो होगा यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होती है। क्या होगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए। जैसे कॉमन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा जो व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हुआ, ग्रुपवेयर क्या होता है, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर। 50 का आंसर दीजिएगा, ग्रुपवेयर क्या होता है सर।
ग्रुप एयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। हमने पूरे 50 क्वेश्चन कराए, आप अंत तक जुड़े तो आप सेशन में, आपको सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा, प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट थे, तो अंत तक जुड़े हैं अगर, तो आप जा करके अभी भी जो है हिंदी अगर आपका नहीं तैयार है तो आप हिंदी रिवाइज कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास जो 12 अपलोड हुई जरूर देख कर जाइए, 2 घंटे में आप खत्म कर देंगे उन क्लासों को, वहां से अधिक डायरेक्ट प्रश्न रिपीट होंगे। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।